हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका आज 18वां सेट है। सारे क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं एनटीपीसी के द्वारा और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यह पहला सवाल है, कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? तो आंसर है दूसरा, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। बात करें मानव रक्त समूह के बारे में तो इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी साल 1900 में। इस खोज के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। मनुष्य के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहा जाता है। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर, तो ये ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, इसे कहा जाता है ओ माइनस। और सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिपिटर, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी को जाना जाता है, यानी ए बी सभी से जो रक्त है ले सकता है, लेकिन जो ओ है सभी को रक्त दे सकता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आर एच फैक्टर, तो आर एच फैक्टर ये 1940 में लैंडस्टीनर और बीनर ने रक्त यानी ब्लड में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया था। इन्होंने इस एंटीजन की खोज रिसर्च नामक बंदर पर की थी, इसलिए इस एंटीजन का नामकरण आर एच फैक्टर किया गया है। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो सिपाही विद्रोह जो 1857 का विद्रोह है उसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग के समय ये विद्रोह हुआ था। आंसर है पहला, लॉर्ड कैनिंग। अब बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का प्रथम वायसराय। तो ये दोनों उपाधि इसके नाम हैं, लॉर्ड कैनिंग के नाम। और इसका कार्यकाल रहा था 1856 से लेकर 1862 के बीच में। महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1857 का विद्रोह, या जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। उसने इस विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1858 में जब भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से महारानी विक्टोरिया के किरान को सौंपी गई थी, तो इसके समय सौंपी गई थी। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया था, तो इसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1856 में। मुगल सम्राट का पद समाप्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग के समय। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। सारे सवाल पूछे जाने वाले सवाल हैं। व्यापकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या राज्य हड़प नीति या राज्य विलय नीति, तो इसके समय समाप्त की गई थी और जिसका प्रारंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष, तो यह खालिस्तान है, में एक प्रस्ताव पारित किया था। तो ये प्रस्ताव 1966 में पारित किया गया था। आंसर है चौथा। बात करें अब यूनिडो के बारे में, तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1966 को। प्रकार इसका संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। जो 15 विशेष एजेंसी हैं उनमें से ये भी एक है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। जो 15 विशेष एजेंसी हैं संयुक्त राष्ट्र की उनमें से एक है। कुल सदस्य हैं अभी 173। 4 अक्टूबर 2024 तक की जानकारी है। उद्देश्य इसका विकासशील देशों को आर्थिक और औद्योगिक विकास में सहायता करना इसका काम है। महानिदेशक हैं गार्ड मूलर। विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ स्थित है? आंसर है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। बात करें विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में, तो स्थान कहाँ पर है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। एकनाथ रानडे इसके वास्तुकार हैं। विवेकानंद के सम्मान में इसकी स्थापना की गई थी। यह स्मारक तमिलनाडु के बावथुराई की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर स्थित है। 2 चट्टानों में से एक पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसी चट्टान पर ज्ञान प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित विश्व का प्रमुख शिप ब्रेकिंग केंद्र है? तो ये अलंग है। ये शुद्ध नाम इसका अलंग है। आंसर है तीसरा, अलंग।
और बात करें अलंग के बारे में, तो अलंग भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में एक छोटा सा शहर है। यह जगह खास इसलिए है क्योंकि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान है, यानी जहाँ पुराने जहाज तोड़े और रिसाइकिल किए जाते हैं स्थित हैं। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्क्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो जो धरासन ये हुआ था घटना, उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो अब्बास तैयब जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अब बात करें धरासन सत्याग्रह के बारे में, तो ये तारीख थी 21 मई है 1930 को। स्थान था धरासन, गुजरात में। धरासन सत्याग्रह मई 1930 में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। दांडी नमक मार्च के समापन के बाद दांडी मार्च के बाद गांधी जी ने अगली बड़ी कार्रवाई के रूप में धरासन, जो दांडी से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था, ये जो धरासन है, के धरासन साल्ट वर्क्स पर छापा मारने की योजना बनाई थी। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र लिखकर फिर से अपनी योजना के बारे में बताया था, लॉर्ड इरविन को। लेकिन इससे पहले 4 या 5 मई को 1930 की रात को गांधी जी जब सूरत में थे तो वहाँ से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें वर्तमान में पुणे हैं के पास में हिरासत में रखा गया था। और इसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हुई, उसके बावजूद उनके स्थान पर अब्बास तैयब जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा, उन्होंने धरासन मार्च का नेतृत्व किया। लेकिन उन्होंने भी धरासन पहुंचने से पहले उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जो सरोजिनी नायडू हैं, उन्होंने आंदोलन की कमान संभाली और मार्च को आगे बढ़ाया था। अगर इससे आगे पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू थी अब्बास तैयब जी के बाद भी। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया था, इसी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था 2021 में, इसी में ये पूछा गया था, गांधी जी को नमक सत्याग्रह को केवल पुरुषों तक ही सीमित ना रखने के लिए राजी किया था। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इन्होंने कहा था, उस द्वीप का नाम क्या है जहाँ नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? तो ये रॉबिन द्वीप है। आंसर है पहला रॉबिन द्वीप। और रॉबिन द्वीप अफ्रीका महाद्वीप में ही पड़ता है, उसी का हिस्सा है। और बात करें नेल्सन मंडेला के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में। इनका मूल नाम है रोले लाला। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान नेता थे जो नस्लवेद या रंगभेद के खिलाफ लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे और उनका कार्यकाल रहा था 1994 से लेकर 1999 तक। तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। बात करें रॉबिन द्वीप के बारे में, जहाँ उनके जो सज़ा दी गई थी तब तक के बारे में, तो नेल्सन मंडेला को 1964 में रंगभेद विरोधी विचारों और गतिविधियों के लिए रॉबिन द्वीप में जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपनी 27 साल की जेल में से 18 साल रॉबिन द्वीप पर बिताए थे। तो वहाँ भी रहे थे 1964 से लेकर 1982 तक। नेल्सन मंडेला 1990 में जब रिहा किया गया था, 1990 में उनकी रिहाई हुई थी। उनके योगदान को सम्मान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 2009 में उनकी जन्मतिथि यानी 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस मनाया गया था 18 जुलाई 2010 को। तो ये इनका दिवस पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को शुरुआत हुई थी 2010 में। इनमें से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारत में NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो आंसर है फेरबानी समिति। अब बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो NSE ये एक स्टॉक एक्सचेंज का प्रकार है। मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थित है। ये स्थापना 27 नवंबर 1992 में की गई थी। इसकी स्थापना 1991 में भारत सरकार की सिफारिश पर की गई थी। 91 में सिफारिश की गई थी, लेकिन 92 में स्थापित हुई है। फेरबानी समिति की सिफारिश, जो कि फेरबानी समिति की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो फेरबानी समिति की रिपोर्ट पर ये बनाई गई है।
एमडी और सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान है वर्तमान में। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है मणिपुर राज्य में। और काफ़ी ये सवाल पूछा गया है। बात करें लोकटक झील के बारे में तो पूर्वोत्तर भारत में एक मीठे पानी की झील है और स्थान है मोइरांग, मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मणिपुर में है और लोकटक झील पर ही स्थित है। यह पार्क यानी केवल लामजाओ मणिपुर के राज्य पशु संगई हिरण के लिए आखिरी प्राकृतिक घर है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है मुंबई, महाराष्ट्र में। बात करें न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में तो ये कंपनी का प्रकार है सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। उद्योग तो इसका काम है विद्युत उपयोगिता यानी परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार संस्थान है। इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1987 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष और MD कौन है? BC पाठक हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है यूरेनियम। जहाँ ये ऑप्शन में है तो यूरेनियम, और इसके अलावा भी कई तत्व हैं जिनका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में होता है। अब बात करें न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी तो परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण या मशीन है जो परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित और उपयोग करने में मदद करती है। यह मुख्य रूप से बिजली बनाने या समुद्री जहाज़ों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें खास किस्म के पदार्थ जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है। जब इन पदार्थों पर न्यूट्रॉन नाम का एक कण टकराता है तो ये छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया से बहुत ज़्यादा ऊर्जा गामा किरणें और नए न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे परमाणुओं को तोड़ते हैं, जिससे यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह चलती रहती है। इसे श्रृंखला प्रतिक्रिया कहा जाता है। थोरियम 235 तो कुछ रिएक्टरों में प्रयोगात्मक ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो वहाँ देखिए वहाँ यूरेनियम था और प्लूटोनियम तो 239 इसका भी इस्तेमाल होता है और थोरियम इसका भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो याद रखने वाले पॉइंट ये भी हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है 232 का भी, थोरियम 232। इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए रिएक्टर में कंट्रोल रोड्स या नियंत्रित छड़ें और न्यूट्रॉन मॉडरेटर लगाए जाते हैं। परमाणु रिएक्टर का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था, जब मित्र देशों ने मैनहट्टन परियोजना के तहत इसे बनाया था। तो एक ये भी पॉइंट याद रखने वाले हैं। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल बने हैं, जो अमेरिका में स्थापित किया गया था। 2 दिसंबर 1942 को एनरिको फर्मी के नेतृत्व में इसे बनाया गया था। भारत का और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। तो ये एशिया और भारत का दोनों का ही पहला है। ट्राम्बे मुंबई, महाराष्ट्र में इसे स्थापित किया गया था। 4 अगस्त 1956 को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ये खजुराहो में स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में। तो आंसर है पहला। और बात करें कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में तो ये छतरपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। ये किस देव को समर्पित है? शिव या महादेव को। खजुराहो MP में है। निर्माता कौन है? विद्याधर, जो चंदेल राजा थे, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। 1025 से लेकर 1050 ईसा पूर्व के बीच इसका निर्माण हुआ है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल इसे घोषित किया गया था 1986 में। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B और C ये दोनों जल में घुलनशील हैं, और विटामिन A, D, E और K यानी एडक तो ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। देखिए जो B विटामिन है इसके 8 समूह हैं, यानी 8 प्रकार के विटामिन हैं। तो इस 8 प्रकार के विटामिन के समूह को B कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसमें B1, B2, B3 ऐसे विटामिन आते हैं। तो ये विटामिन B का ही कॉम्प्लेक्स है। तो विटामिन B जल में घुलनशील है, यानी B, C दोनों घुलनशील है। तो विटामिन B1 जल में घुलनशील है।
और बाकी वसा में ये घुलनशील हैं। तो आंसर है तीसरा विटामिन B1। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पाणिनि। आंसर है दूसरा पाणिनि। अष्टाध्यायी एक संस्कृत पुस्तक है, संस्कृत भाषा है इसकी। लेखक कौन है? पाणिनि। 350 ईसा पूर्व में इसे लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? यानी भारत के अंदर ही राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों का निर्माण करना है, तो उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में और अनुच्छेद 2 में है। तो इसमें भी यही प्रावधान है, लेकिन ये इसमें अलग प्रावधान है, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इसका आंसर है चौथा अनुच्छेद 3 में। देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया या भारत के रूप में परिभाषित किया गया है, भारत को एक संघ राज्य के रूप में वर्णित करता है ये। अनुच्छेद 2 में तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना इसमें ये प्रावधान है। यह संविधान के दायरे में भारत के भूभाग का विस्तार की अनुमति देता है। इसका मतलब है कि कोई भी विदेशी भूभाग या राज्य यदि भारत का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे संविधान द्वारा भारत में शामिल किया जा सकता है। जैसे सिक्किम राज्य बना है, तो सिक्किम पहले स्वतंत्र देश था एक, जो भारत का हिस्सा है, तो अनुच्छेद 2 के तहत ही बना है। तो उदाहरण के लिए आप ये बात याद रखिएगा। और अनुच्छेद 10 में ये नागरिक अधिकारों का बना रहना, इसमें ये प्रावधान है। लेकिन जो भाग 2 है, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। तो उनमें से अनुच्छेद है अनुच्छेद 10 है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में या खालिस्तान राज्य और या खालिस्तान है केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी। तो ये 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तब, और वर्तमान में भी यही संख्या है जो का। तो आंसर इसका तीसरा है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब बात करें भारत के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में। तो भारत दक्षिण एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है, यानी क्षेत्रफल के मामले में भारत का स्थान 7वां है। सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत है और राजधानी इसकी नई दिल्ली। सबसे बड़ा शहर मुंबई आता है इसका पहले स्थान, दूसरे पर दिल्ली और बेंगलुरु तीसरे पर है। ये जनसंख्या के मामले में है। क्षेत्रफल के मामले में तो दिल्ली पहले स्थान पर है, इसका क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर और दूसरा स्थान है बेंगलुरु का। और मुंबई काफ़ी चर्चा में रहता है, तो मुंबई क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है भारत में। और बात करें भारत की आधिकारिक भाषाएं या ऑफिशियली लैंग्वेज, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हैं। नई रोशनी योजना या खालिस्तान है कि महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई सरकारी कल्याणकारी योजना है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए चालू की गई है, अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के लिए चालू की गई है। आंसर है चौथा अल्पसंख्यक वर्ग। बात करें नई रोशनी योजना के बारे में, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2012 और 13 में। इसका जो लाभ लेने के लिए 18 से 65 वर्ष की लाभार्थी की आयु होनी चाहिए, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं उनकी। तो केंद्र सरकार की ये योजना है। यह योजना अल्पसंख्यक महिलाओं को सभी स्तर पर सरकार, बैंकों और विभिन्न अन्य संस्थानों के साथ बातचीत करने के लिए 11 ज्ञान उपकरण और तकनीक प्रदान करती है। भारत के इनमें से किस 22 ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के निसर्जन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। आंसर है तीसरा लॉर्ड रिपन। बात करें लॉर्ड रिपन के बारे में, तो लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल रहा था 1880 से लेकर 1884। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जो कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल करने के लिए किया गया था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, समाचार पत्रों पर प्रतिबंध इसके तहत लगाया गया था, कुछ प्रावधान थे। तो ये तब समाप्त किया गया था इनके समय 1882 में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी।
स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रपन के समय की गई थी। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रपन को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। इसी के समय तब से 10 वर्ष के अंतराल पर हर साल जनगणना होती है। नोट कीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। कारखाना अधिनियम लाया गया था 1881 में लॉर्ड रपन के समय। और विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था शैक्षिक सुधारों के लिए। इसी के समय एलिबर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था यूरोपीय के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए। तो यूरोपीय के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया था। तो काफ़ी ये पॉइंट हैं पूछे जाते हैं। एलिबर्ट विधेयक के विरोध में अंग्रेजों द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसे नाम दिया गया था श्वेत विद्रोह। रपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई थी। इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बारे में आंसर तो वहाँ है। तो ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में मौजूद ऐसी गैसें हैं जो कि पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करती हैं। ये गैसें सूरज से आने वाली गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसे वापस अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं। इस प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगर ग्रीन हाउस गैसें ना होती तो जो पृथ्वी का औसत तापमान है -18 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत ठंडा होता, जिससे जीवन असंभव हो जाता। लेकिन इन गैसों की वजह से ही पृथ्वी का जो औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि जीवन के लिए अनुकूल है। यानी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को ठंड से बचाकर रखने लायक बनाती हैं। नोट कीजिएगा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब बात करें ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 6 है। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार और भी हो सकती हैं, लेकिन इसके अनुसार 6 हैं। तो जल वाष्प यह सबसे अधिक ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती हैं। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। यह मानव गतिविधियों जैसे कारें और फैक्ट्रियों से सबसे ज़्यादा बढ़ती है। मीथेन यानी CH4, तो ये गीले खेतों, जानवरों के पेट और कचरे से निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2, तो यह खेती और उद्योग से निकलती है। ओजोन यानी O3, तो यह वायुमंडल में सूर्य की किरणों से बनती है। इसके अलावा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC अन्य कुछ गैसें हैं, वो गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती हैं। तो इनमें से जो तीनों ऑप्शन है जिम्मेदार हैं, लेकिन जो सोलर कार का उपयोग है ये ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आंसर इसका पहला है परिवहन के लिए सोलर कार का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? शायद इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, मैं इसका नाम पहली बार ही देख रहा हूँ। तो ये अवध को ये नाम दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आंसर है पहला अवध। अब बात करें लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था 1848 से लेकर 1856 के बीच। और इसके द्वारा जो सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो भेजा गया था महारानी विक्टोरिया को। इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी इसी के समय। तो इसका उद्देश्य था इनाम कमीशन का भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। बेबकत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यह राज्य विलय नीति या राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है इसे। तो बेबकत सिद्धांत इसके द्वारा चलाया गया था। 17 राज्य सर्वप्रथम इस नीति में विलय हुआ था या हिस्सा बना था। तो 1848 में बना था। कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था अवध को। और वहाँ का जो अंतिम शासक था अवध का वाजिद अली शाह, उस समय वो शासक था वहाँ पर। 1856 में बनाया गया था। इसे भी इसमें शामिल किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को चेरी इसलिए कहा था क्योंकि यह भौगोलिक रूप से उपजाऊ और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, इसलिए इसे चेरी नाम दिया था। वुड डिस्पैच लागू, तो 1854 में लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय।
सिंचाई संबंधी ये सुधार था। भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है डलहौजी को। भारत में प्रथम रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई से थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर चली थी। काफ़ी बार ये सवाल पूछा गया है और रेलवे काफ़ी बार पूछता है। भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा 1853 में चली थी। कलकत्ता से आगरा के बीच में चलाई गई थी, शुरू की गई थी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और वहीं जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही भाग लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ तरीका अलग है और इसमें अलग है। जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इसमें विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, जबकि संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके काम संभालते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति यानी अध्यक्ष भी होते हैं। उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संबंधित अनुच्छेद यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है 63। चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 66 में दी गई है। उपराष्ट्रपति के बारे में यहाँ बात हुई है तो इनसे संबंधित ये अनुच्छेद हैं। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 69 में है और वेतन 4 लाख रुपये प्रति माह है। उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। सांसद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन राज्यसभा सीट के लिए योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए जिस व्यक्ति को चुना जाता है उसे लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति यानी अध्यक्ष बनकर उसकी कार्रवाई संभालनी होती है। और उपराष्ट्रपति एक समय में या तो राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम कर सकता है या उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी दोनों में से किसी एक रूप में वो एक के रूप में काम कर सकता है। वह दोनों भूमिकाएं एक साथ नहीं निभा सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती है, बल्कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। इसमें चुने गए और मनोनीत यानी नॉमिनेट दोनों तरह के सदस्य हिस्सा लेते हैं, जबकि जो राष्ट्रपति के चुनाव से ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें राज्यों की विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। जबकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन इसमें शामिल होते हैं। तो ये दो अंतर है इसमें। एक तो विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं और राज्यसभा के मनोनीत जो सदस्य हैं 12 वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और इनका जो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 1962 के बीच। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। सुश्रुत संहिता किस विषय से संबंधित है? आंसर इसका दूसरा है, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा से संबंधित है। सुश्रुत संहिता ये संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है। महर्षि सुश्रुत इसके लेखक हैं। सुश्रुत को भारतीय चिकित्सा शास्त्र यानी आयुर्वेद के महान आचार्य और चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है, शल्य चिकित्सा। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, शरीर रचना, औषधि विज्ञान और अन्य चिकित्सा विधियों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वायुमंडल में तड़ित यानी लैटरिंग द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? तो ये नाइट्रोजन गैस है। आंसर है दूसरा, नाइट्रोजन गैस। अब बात करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। नाइट्रोजन फिक्सेशन की विधि का वर्णन सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था 1784 में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस, जिसे पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अमोनिया में बदल जाती है। यानी हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया पौधों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि वे पोषक तत्व के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया दो तरीके से होती है। एक जैविक प्रक्रिया है। यह प्रकृति में बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। जो बैक्टीरिया खास एंजाइम नाइट्रोजनेज का उपयोग करके नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। रासायनिक प्रक्रिया तो यह फैक्ट्रियों में किया जाता है, जैसे उर्वरक या खाद बनाने के लिए। इस प्रक्रिया में लोहा या अन्य धातुएं जैसे मोलिब्डेनम या वेनेडियम अहम भूमिका निभाती हैं। सरल भाषा में कहें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वह तरीका है जिससे नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी बनाया जाता है। फलियां यानी जैसे मूंग और चना, इन पौधों की जड़ों में विशेष कांटे या नोडुल्स बनती हैं जहां ये बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं, जो पौधों को बढ़ाने में मदद करता है। चावल की जड़ों में तो यहाँ बैक्टीरिया पौधे से जुड़कर नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रकृति में और भी इसके तरीके होते हैं, जैसे बिजली गिरना। तो जब आसमान में बिजली कड़कती है तो हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है, जो बाद में पौधों के लिए उपयोगी बनती है। दीमक और फंगस, कुछ दीमकों और कवकों के बीच भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कुछ उदाहरण थे और इसके बारे में था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ये महल बिठूर में स्थित था। आंसर है पहला बिठूर, कानपुर में। और जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोही का नेतृत्व कानपुर में जो नाना साहब हैं, इन्हें धोंधुपंथ भी कहा जाता है। तो नाना साहब और तात्या टोपे, इन दोनों के द्वारा किया गया था। अब बात करें 1857 का जो विद्रोह है, इसकी शुरुआत हुई थी, कुछ प्रमुख पॉइंट हैं उनके बारे में। तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्म स्टन। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन। और विद्रोह के प्रारंभ के बाद नियुक्त सेनापति, यानी इसके बाद दूसरा सेनापति नियुक्त किया गया था, तो वो कॉलिन कैंपबेल था। विद्रोह के समय भारत का सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो कि बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है उन्हें। 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया था, तो 1858 के अधिनियम के तहत ले लिया था। चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना ये बैरकपुर में घटी थी। अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा या प्रचार किया था। मौलवी अहमद उल्ला ने मंगल पांडे को जानकारी हुई कि कारतूस चर्बी से युक्त हैं, तो ये दमदम नामक स्थान पर हुई थी, जो कि परगना जिला है, 24 परगना जिला है पश्चिम बंगाल का। वहाँ ये जानकारी हुई थी। मंगल पांडे ने बाघ की हत्या की थी और मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। 34वीं जो रेजिमेंट बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। आंसर है चौथा, भारत। अब बात करेंगे आसियान के बारे में। तो आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है आसियान। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कामकाजी यानी वर्किंग लैंग्वेज है अंग्रेजी। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा के द्वारा। आसियान के 15वें महासचिव, यानी जो वर्तमान महासचिव हैं 15वें हैं, तो काओ किम हॉर्न है, जो कंबोडिया देश के संबंधित हैं, कंबोडिया देश से। आसियान की अवैध अध्यक्षता लाओस के पास है। आसियान में जो सदस्य देश हैं 10 हैं, उनकी यहाँ लिस्ट है। ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। इनमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में प्लेग की जांच करने में विफलता के कारण पूना के पुलिस कमिश्नर
रैंड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दामोदर चापेकर के द्वारा की गई थी। अब बात करेंगे यहाँ पर चापेकर बंधु के बारे में। तो चापेकर बंधु यानी दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर 19वीं सदी के अंत में भारतीय क्रांतिकारी थे। उस समय पुणे में प्लेग यानी एक खतरनाक बीमारी थी जो कि बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण ये बीमारी होती है, फैली हुई थी। और इसे रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने WC रैंड नाम के अधिकारी को नियुक्त किया था। लेकिन रैंड और उसके सैनिकों ने जनता पर बहुत जुल्म किए, तो इससे नाराज होकर चापेकर बंधुओं ने रैंड की हत्या कर दी थी। इस काम में उनके साथी महादेव विनायक रानाडे ये भी शामिल थे। 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के राज्याभिषेक की 60वीं वर्षगांठ यानी हीरक जयंती पर पुणे में एक बड़ा समारोह हुआ था। जब ब्रिटिश अधिकारी WC रैंड और उनके साथी लेफ्टिनेंट आयरठ समारोह से लौट रहे थे, तब चापेकर बंधुओं ने उन्हें गोली मार दी। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आंसर है पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा व्यवस्थित करने के लिए, गणना करने के लिए, और ये जो आप इमेज देख रहे हैं स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। चार्ट बनाने और डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है, जो इसमें पंक्तियाँ और स्तंभ का उपयोग होता है। सागा 220 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित किया गया है। तो सागा 220 क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है। बात करें सागा 220 ये सुपर कंप्यूटर है जो कि इसरो के द्वारा बनाया गया है। इसका जो अनावरण किया गया था 2 मई 2011 को इसरो के अध्यक्ष थे तब के राधाकृष्णन, तो इनके द्वारा किया गया था, इनके नेतृत्व में किया गया था। नोट कीजिएगा 2024 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन है। जो एन कैपिटन है ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है। इससे पहले फ्रंटियर का स्थान था जो कि अब दूसरे स्थान पर है, लेकिन ये दोनों ही कंप्यूटर अमेरिका के हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर एरावत है, जो कि वर्तमान में जानकारी है वहाँ तक है, लेकिन ये जून 2023 तक है, लेकिन अभी तक यही है एरावत। लैंड, डेजी, व्हील, लेजर और ड्रम इनमें से किसके प्रकार हैं? ये सभी प्रिंटर के प्रकार हैं। अब बात करें प्रिंटर, तो प्रिंटर खास तौर पर 2 प्रकार के होते हैं तकनीकी रूप से। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर एक हथौड़े जैसा तंत्र होता है इसमें, जो रिबन को कागज़ पर मारता है जिससे अक्षर या चित्र बनते हैं। ये प्रिंटर काम करते समय तेज़ आवाज़ करते हैं। हालांकि इनकी खासियत ये है कि ये एक साथ कई कॉपियाँ या मल्टी पार्ट फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पर बात करें तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं डॉक मैट्रिक्स प्रिंटर, डेली व्हील, वॉल और लाइन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, लेकिन वहाँ जो प्रिंटर के उदाहरण पूछे गए थे तो ये अलग अलग कैटेगरी में, इन्हें भी याद रखिएगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये वे प्रिंटर होते हैं जिनमें वर्ड प्रिंट करने के लिए इसका स्ट्राइकिंग यानी मारने वाले उपकरण का उपयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल में इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है? आंसर है वस्त्र मंत्रालय। अब बात करेंगे समर्थ योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा कपड़ा उद्योग के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? देश में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित विभागों और संगठनों के माध्यम से कारीगरों को कौशल और सिखाकर मांग आधारित रोजगार देना है। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया है? तो आंसर इसका तीसरा है पर्वतीय सर्किट।
अब बात करेंगे स्वदेश दर्शन योजना के बारे में। तो इसकी शुरुआत की गई थी साल 2015 में और इसका उद्देश्य है भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। पूरी योजना थीम आधारित पर्यटन पर आधारित है। प्रत्येक थीम को सर्किट कहा जाता है और इसमें विभिन्न पर्यटन स्थल शामिल होते हैं और ये यहाँ पर इनकी लिस्ट दी गई है। तो स्वदेश दर्शन योजना में जो शामिल है बौद्ध मंडल, तटीय व्रत, रेगिस्तानी घेरा, इको सर्किल और हेरिटेज सर्किल, हिमालय व्रत और कृष्ण सर्किल, उत्तर पूर्वी व्रत, रावण सर्किल, ग्रामीण क्षेत्र, आध्यात्मिक चक्र, सूफी मंडल, तीर्थंकर मंडल, जनजाति मंडल और वाणिज्य मंडल, ये प्रमुख सूची इसमें शामिल हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी 1956 से लेकर 1961 के बीच के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी, जो कि स्थित कहाँ पर है? वर्तमान में उड़ीसा में। देखिए जो 4 इस्पात संयंत्र हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, मैंने यह चारों को एक साथ ले लिया है। तो स्थापित जो कारखाने दूसरे पंचवर्षीय योजना में किए गए हैं उनके बारे में बात करें तो भिलाई इस्पात संयंत्र स्थान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है, इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला ये उड़ीसा में है, जर्मनी के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। और नोट कीजिएगा बोकारो जो झारखंड राज्य में है, ये भी सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल इसे स्थापित किया गया था। 1961 और 1966 के बीच तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में यहाँ खालिस्तान ने उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो 143 उपग्रह को लॉन्च किया गया था एक साथ। तो ये अभी तक का नया रिकॉर्ड है और वर्तमान में ये रिकॉर्ड अब भी बना हुआ है। तो आंसर इसका पहला है 143। स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह को लॉन्च किया था। इस तरह स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट से सबसे ज़्यादा उपग्रह को लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना दिया था और ये रिकॉर्ड अब भी कायम है, यानी अभी किसी दूसरे ने नहीं बनाया है। स्पेस एक्स के बारे में बात करें तो स्पेस एक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉर्प, जिसे आमतौर पर स्पेस एक्स कहा जाता है, एक अमेरिकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी है। स्पेस एक्स की स्थापना 14 मार्च साल 2002 में की गई थी। संस्थापक एलन मस्क हैं। मुख्यालय टेक्सास अमेरिका में है। सीईओ और अध्यक्ष एलन मस्क हैं। तीसरी स्कॉर्पियन बरक पनडुब्बी INS यहाँ खालिस्तान है को 10 मार्च 2021 को नौसेना में शामिल किया गया था। तो ये दोनों सवाल करंट में पूछे गए थे। ये करंज है, आंसर है पहला करंज। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय नौसेना की जो एक पनडुब्बी है INS करंज, जो कलवरी श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी है। यह डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बी है, जिसका मतलब यह है कि यह डीजल और बैटरी से दोनों से चलती है। इसे फ्रांस की कंपनी DCNS ने डिजाइन किया है और मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। करंज की जो इसकी प्रमुख तिथि है उनके बारे में बात करें तो लॉन्च किया गया था 31 जनवरी 2018 को। भारतीय नौसेना को सौंपा गया था 15 फरवरी 2021 को। कमीशन यानी औपचारिक रूप से शामिल किया गया था नौसेना में तो 10 मार्च 2021 को मुंबई महाराष्ट्र में। इनमें से किसे FIAF द्वारा 2021 फिल्म आर्काइव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो तब किया नहीं गया था, अब ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था, अमिताभ बच्चन जी को। तो आंसर है तीसरा अमिताभ बच्चन। और यह पुरस्कार पाने वाले अमिताभ बच्चन पहले भारतीय थे। अब बात करें इसके बारे में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स यानी FIAF एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये,
इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। इसका मकसद दुनिया भर की पुरानी और महत्वपूर्ण फिल्मों को सुरक्षित रखना है। इसे 4 संस्थाओं ने मिलकर बनाया था। तो इसमें शामिल हैं सिनेमैथेक फ्रांसिस, जो फ्रांस पेरिस की कंपनी है, यह संस्था है। रिचर्ड्स फिल्म आर्chiव, बर्लिन जर्मनी, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट लंदन इंग्लैंड, आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क अमेरिका। तो इन चारों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और इसे पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था। FIAF पुरस्कार की शुरुआत साल 2001 में की गई थी। विजेता अभी वर्तमान में विम वेंडर्स हैं। 2024 में इन्हें पुरस्कार मिला है और इनसे पहले 2023 में ये पुरस्कार गिलमर्मो डेल टोरो को मिला था। FIAF पुरस्कार समारोह का आयोजन हर वर्ष अलग अलग स्थानों पर किया जाता है और यह स्थान आमतौर पर उस वर्ष मेजबान संस्था और शहर पर निर्भर करता है। यूनिक्स, MS DOS, लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आंसर है दूसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर या मोबाइल जैसी डिवाइस को चलाने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। यह हार्डवेयर जैसे प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज और यूजर के बीच एक पुल का काम करता है ताकि हम आसानी से डिवाइस का उपयोग कर सकें। सितंबर 2024 तक एंड्रॉयड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी जो बाज़ार में हिस्सेदारी है 40% है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है जो 26% यूज में है, इसकी हिस्सेदारी बाज़ार में। और iOS और iPad OS इसकी हिस्सेदारी 18%। मैक OS और लिनक्स आते हैं। एंड्रॉयड, iOS और iPad OS मोबाइल फ़ोन और टैबलेट जैसे डिवाइस के लिए बनाए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और MOS और लिनक्स ज़्यादातर कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप में इस्तेमाल होते हैं। लिनक्स का खास इस्तेमाल बड़े सर्वर या सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, तो का 6ठी बार खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये खिताब जीता गया था और भारत रहा था इसमें उप विजेता। और फाइनल मैच खेला गया था अहमदाबाद में, गुजरात में। नेक्स्ट, अब आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ था?